चलो जी, सो वी कैन स्टार्ट द लेक्चर नाउ. ठीक है, आई थिंक द टू अदर्स हु आर लेफ्ट, उनको थोड़ा टाइम, दे कैन कम, दे कैन जॉइन अस लेटर. ठीक है, और वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आई थिंक वी विल बी एबल टू गिव इट टू देम आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं. देखो हमने अभी तक क्या किया है, लास्ट लेक्चर तक वी हैड गॉन टू थ्रू एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस हमने देखा था, तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन हमने सब देख लिया था, और मैंने कहा था इसमें 3 एक्सेप्शंस होते हैं. पहला एक्सेप्शन तो हमने डी ब्लॉक में देख दिया था, अलोंग दी 3D सीरीज. ठीक है, अलोंग दी 3D सीरीज ये हमने देख लिया था. गॉट इट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द अदर 2. 2 और हैं. ठीक है जी, 2 कौन कौन से हैं? एक तो बोरॉन फैमिली में है. बोरॉन फैमिली में देखो, बोरॉन फैमिली कौन सी होती है, ये अब याद करना पड़ेगा तुमको. ठीक है, बी ऐसे बेसिकली द बोरॉन फैमिली इज दिस. ठीक है, थैलियम. लेकिन अगर मैं इसका एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन देखूं तो ये आता है इस तरीके से. हाँ, ठीक है, बेसिकली दिस इज व्हाट द वेरिएशन इज. यहां पर आइडियली होना क्या चाहिए कि बोरॉन का पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है. ठीक है, सेकंड पीरियड है या थर्ड. अगर मैं यहां पे इनका पीरियड लिखूं तो क्या होगा, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड है कि नहीं. तो अगर मैं इसमें देखूं, ये जैसे पीरियड बढ़ रहा है तो इनका साइज भी बढ़ते रहना चाहिए. हाँ है ना, साइज बढ़ते रहना चाहिए. लेकिन यहां पर वेरिएशन अगर तुम देखोगे तो इसका साइज इससे थोड़ा बड़ा होता है और इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है. क्लियर है, ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दिस इज हाउ इट इज, तो ये मैंने लिख दिया यहां पे. गॉट इट. एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा होगा साइज में. गॉट इट. अब रीजन क्या है इसका, देखो रीजन क्या है. अगर मैं इसकी बात करूं फोर्थ पीरियड में है तो यहां पर क्या होती है, इससे गैलियम से जस्ट पहले कौन सी सीरीज होती है, 3D सीरीज. 3D सीरीज होती है यहां पे, है ना. अब 3D सीरीज में हम इससे पहले वाले एग्जांपल में देख चुके हैं ऑलरेडी. इससे पहले वाले एग्जांपल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो 3D सीरीज है, ठीक है, जो 3D सीरीज है वो उसमें जो एटॉमिक रेडियस है इट इंक्रीजेस. एट द एंड वाले जो होते हैं ना उनके थोड़ा सा बढ़ जाता है रेडियस. एक सेकंड रुको, हाँ बढ़ जाता है. तो सीन क्या है कि जो 3D कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात करी थी लास्ट, उसमें हमने 3D कॉन्ट्रैक्शन की बात करी थी, तो वो जो 3D कह रहा हूं, डी कॉन्ट्रैक्शन की हमने बात करी थी, वो जो डी कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से इसमें फर्दर, एक सेकंड रुको, हाँ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसमें फर्दर डिक्रीमेंट नहीं होता इसके साइज में. ठीक है, जस्ट अ सेकंड. Z इफेक्टिव तो इट शुड बी इंक्रीजिंग. ठीक है, तो क्योंकि जो डी सीरीज है, डी में वो जो डी का वेरिएशन मैंने देखा था, उसकी वजह से गैलियम का जो साइज है वो इसके मुकाबले बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है. तो कंपेयर टू एल्यूमिनियम, गैलियम का जो साइज रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा. ठीक, ये डी सीरीज का हो गया. इंडियम और थैलियम में इन दोनों का साइज सेम. भाई आइडियली तो ये वाला साइज इससे बड़ा होना चाहिए, थैलियम का साइज इंडियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता है उसका रीजन क्या है. एक चीज कहलाती है विच इज कॉल्ड लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत जगह देखने को मिलेगा तुमको. कॉन्ट्रैक्शन, इसका ये एक्सप्लेनेशन काफी जगह सुनने को मिलेगा तुमको. ठीक, तो ये जो लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो इन दोनों के लिए होता है. तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, भाई फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाली होती है 4D सीरीज. भाई फिफ्थ वाले पीरियड में 4D सीरीज होती है, और सिक्स्थ वाले में कौन सी सीरीज होती है, 5D सीरीज. ठीक है भाई. अच्छा, 5D सीरीज में अगर तुम्हें याद होगा तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है 5D का, लैंथनम.
और उसके बाद जो एलिमेंट होता है वो सीधे एफ ब्लॉक में आता है। याद है तुम्हें ये कौन सा था? Which one was this? 54, 55, 56, 57। ये 58th जो एलिमेंट है, 58th एलिमेंट का मतलब इसका एटॉमिक नंबर 58 है। लैंथनम का कितना था? 57। लैंथनम का कितना था? 57। तो जो 58th एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक में जाता है। तो तुम देखोगे कि एफ ब्लॉक जो है वो इनर मोस्ट ऑर्बिटल है। अगर हम एफ ब्लॉक में, चलो ठीक है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहां पे, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम आ गया, वो डी सीरीज के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। और जो इंडियम है और थैलियम के बीच में जो ऑलमोस्ट सेम साइज आ गया है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। पहले ये लिख लो, ठीक है, लिखो द साइज ऑफ गैलियम, the size of gallium is less than that of aluminum due to transition contraction, due to transition contraction, due to transition contraction, ठीक है, in the 3D series, in the 3D series, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू गैलियम आउटसाइड द 3D सीरीज। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू गैलियम आउटसाइड द 3D सीरीज, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो बता देना। गॉट इट? नेक्स्ट लिखो, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम कंपेयर टू, small size of gallium compared to small size of gallium compared to aluminum is due to this reason, next लिखो थैलियम और क्या कहते हैं इसको, इंडियम का, ठीक है, थैलियम और इंडियम का लिखो। द difference in size of indium and thallium, the difference in size of indium and thallium is negligible, ठीक है, which should have been which it's not joining Google Meet start भैया, नॉट ज्वाइनिंग, ठीक है चलो, तो अभी इसने भी, अनंत ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, गुड। व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि एक पीरियड बढ़ रहा है ना, सो इट शुड नॉट हैपन। मैं कहीं पे लाइक आई हैव मिस्ड समथिंग, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है। द साइज ऑफ इंडियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ थैलियम, while it should not have happened like this, because while it should not have happened like this, because thallium is in the 6th period and indium is in the 5th period. Thallium is in the 6th period and indium is in the 5th period. So thallium has one shell greater than indium. Thallium has one shell greater than indium, ठीक है। So ideally thallium should have higher size, bigger size than indium. Thallium should have bigger size than indium. Got it? ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब इसका रीजन क्या है, लिखो, दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो समझ लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है, ये तो समझ में आ गया। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो समझते हैं। देखो हियर इट इज, देखो भाई, जब अगर तुम बात करोगे यहाँ पे 5D1 और 4F में ऐड होता है, ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 6S2 हो चुका होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, ये एक्चुअली में जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो है 6th और ये है 4th। इसको क्या बोलते हैं हम,
एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है जी, एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सो सबसे पहले तो ये देखो कि शेल बढ़ नहीं रहा है और ना ही शेल का साइज बढ़ रहा है ना, सीधे 4f जो कि बिल्कुल अंदर है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो साइज में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरा कि f का जो डिफ्यूजन होता है वो ज्यादा होता है, इसकी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होती। अगर f की स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुल होगा न्यूक्लियस का, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का जो पुल होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, f डिफ्यूज्ड होता है, उसकी शील्डिंग कम होती है, f की शील्डिंग कम होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स पे जो पुश, या यूं कह लो f की शील्डिंग पुल हो रही, सॉरी f की शील्डिंग पुअर है, तो जो s के इलेक्ट्रॉन्स है, s वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इन पे क्या कहते हैं, पुल जो है स्ट्रांग हो जाएगा। अगर इन पे पुल स्ट्रांग हुआ तो ये क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है दिस इज बिकॉज ऑफ दीज f इलेक्ट्रॉन्स। इस, और ये सीरीज कौन सी है, 4f वाली सीरीज कौन सी होती है, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड सीरीज होती है ना, इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्शन को जो नाम देते हैं वो कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। गॉट दिस? दोबारा बता रहा हूं, f डिफ्यूज होता है, इसकी शील्डिंग कम होती है, शील्डिंग कम होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियस का पुल ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन 4f सीरीज के एलिमेंट्स की वजह से आ रही है, जिसको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, इसलिए हम इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आई होप यू गॉट दिस। तो इसमें लिखो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखो, इन f ब्लॉक एलिमेंट्स, इन f ब्लॉक एलिमेंट्स with the increase of atomic number, in f block elements with the increase of atomic number, with the increase of atomic number, extra protons go into the nucleus, and the nuclear charge, and increasing the nuclear charge, but extra electrons going into the nucleus, increasing the nuclear charge, but extra electrons go into the f subshell, which is in the anti-penultimate shell, ठीक है। they have poor shielding, they means these f electrons, ठीक है, they have poor shielding, got it? due to this increase in nuclear charge, and the poor shielding of f electrons, due to this poor shielding and due to this increase in nuclear charge and poor shielding of f electrons, outer shell electrons are pulled tightly by the nucleus, and hence the size contracts, this is lanthanide contraction, अक्षत अपना ये बंद कर दे बेटा माइक्रोफोन, हाँ थैंक यू। कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे, राइट, ड्यू टू, हाँ ये लिख लिया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। दिस, अब इसके बारे में लिख लो, दिस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, या यूं कह लो कि अफेक्ट्स लिखो, दिस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट्स द लैंथेनाइड सीरीज, दिस लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट्स द लैंथेनाइड सीरीज एंड द एलिमेंट्स आफ्टर दैट, मतलब 4f के बाद में जैसे जो 5d सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगा, 6p वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो 5d
इसके बाद सॉरी 5d नहीं, हाँ 5d वाले एटम्स है वो एलिमेंट्स है, इनको ये अफेक्ट करेगा। जो 6p वाले एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर तुम इनको देखो तो ये कहाँ का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ओ सॉरी कौन सा एलिमेंट है, ये 6p वाला 6p वाला एलिमेंट है ना। ये 6 मतलब इसका शेल और p ब्लॉक में है ही, तो 6p वाला एलिमेंट है ये। तो ये जो 4f का जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो इवन इसको अफेक्ट कर रहा है। इसको अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ भाई? देखो थैलियम को बढ़ना चाहिए था लेकिन ऑलरेडी उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, तो जो उसका इंक्रीज है वो एक्चुअली में इंक्रीज की तरह नहीं होता। यूं समझो कि ऑलमोस्ट ऐसे समझो इसको, थैलियम इतना था, सॉरी थैलियम नहीं, इंडियम इतना था। ठीक है, थैलियम को इतना बड़ा होना चाहिए था, इसके हिसाब से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है तो ऑलरेडी वो उससे छोटा हो चुका है ना, यहां पे छोटा हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अब अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड भी करते हो 6p शेल में, ठीक है, तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ऑलमोस्ट इसके इक्वल साइज का आ जाएगा। गॉट दिस? ठीक है, नमन अनंत हैज जॉइंड अगेन, ग्रेट। ठीक है भाई, तो ये चीज लिख लिया। तो यहां पे समझ में आ गया भाई कि इन दोनों के बीच में जो साइज का जो इंक्रीमेंट है वो कम क्यों है, या इनका साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल या सिमिलर क्यों है। ठीक, नेक्स्ट लिखो डी ग्रुप। डी ग्रुप के बारे में लिखना है। ठीक है, डी ग्रुप के बारे में क्या लिखना है भाई? जो डी ग्रुप्स हैं, थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के लिए बता रहा हूं। अब ये थर्ड एक्सेप्शन है, ये तो सेकंड एक्सेप्शन था जो हमने बोरॉन फैमिली के लिए देखा। जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है डी ब्लॉक ग्रुप्स के लिए, ये थर्ड एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, इसमें क्या है भाई? स्कैंडियम से शुरू होगा, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? Ti और बाकी Zn तक, इन सबको हम एक साथ कर लेंगे। गॉट इट? ये हो गया तुम्हारा जिरकोनियम और हाफनियम। ठीक है, Zn, Cd एंड Hg। इन सबको हम, इन सब का जो वेरिएशन होगा वो सिमिलर होगा और इसका एक अलग होगा। ठीक है, तो पहले इसके लिए बता रहा हूं फिर इसके लिए बता रहा हूं। ठीक, तो जिरकोनियम है G3 की। अगर हम बात करें तो स्कैंडियम कैसा होना चाहिए भाई? स्कैंडियम लेस देन लैंथेनम, ये इसके लिए हो जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है? इनमें ऐसा होता है कि Ti, ठीक है, टाइटेनियम लेस देन जिरकोनियम, और इसका साइज ऑलमोस्ट हाफनियम जैसा हो जाता है। यही चीज तुम देखोगे Zn, Cd, Hg में। ठीक है, क्या हो गया भाई? आई एम नॉट, बेटा ये प्रेजेंटेशन मत दो, व्हाट आर यू डूइंग मैन? अरे अनंत क्या कर रहा है बेटा तू? भैया बेटा अगर अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट स्टार्ट प्रेजेंटिंग। कल तेरे को इसलिए बोला था मैंने, कम टू द डेमो। अभी मुझे यहां मैं आई हैव गॉन आउट, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रिकॉर्डिंग और नॉट। आई नीड टू बी रिकॉर्डिंग दिस मैन। कैमरा इज ऑफ। बेटा प्रेजेंट नहीं करना होता, ज्वाइन करनी होती है मीटिंग, नथिंग एल्स। गॉट दिस? वेयर इज अनंत? एनीवे, बाकी लोग फॉलो कर रहे हो ना इसको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बाकियों को? ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर हमारे पास ये थर्ड ग्रुप है ना, और ये तुम्हारा 12th ग्रुप है, ये 4th ग्रुप है। तो 4th से लेकर 12th तक का सेम बिहेवियर होगा। इसका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि यहां से यहां पे साइज इंक्रीज होगा, लेकिन ये कौन सी सीरीज है? ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। तो 3D से 4D में सबके सब में देखोगे कि साइज इंक्रीज हो रहा है।
ये साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 5D और 4D में सिर्फ और सिर्फ थर्ड जो ग्रुप है लैंथेनम और इट्रियम का, लैंथेनम और इट्रियम में दोनों का साइज, ये इसका साइज इससे ज्यादा होगा, लेकिन इन सब में इनका साइज सेम रहता है। दैट व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ओनली। क्योंकि तुम देख रहे हो 5D सीरीज में लैंथेनम के और हाफनियम के बीच में जो आता है दैट इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अभी एफ ब्लॉक आ गया तो क्या हो गया, इन सबका साइज जो होगा थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो जो इनका साइज श्रिंक हुआ है और इनके साइज में इंक्रीमेंट आना चाहिए बिकॉज ऑफ एडेड शेल, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो इस वजह से इनका साइज और इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आ जाता है। डिड यू ऑल गेट दिस? ठीक है, सिंपल इनफ। तो दोबारा बोल रहा हूं एक बार इसको समराइज करने के लिए। भाई देखो, डी ब्लॉक के में 10 ग्रुप्स है, पहला थर्ड ग्रुप है और बाकी 9 फोर्थ से 12th तक है। थर्ड ग्रुप में अगर या बाकी सारे ग्रुप्स में भी अगर देखो तो 3D सीरीज और 4D सीरीज में साइज इंक्रीज हो रहा है सब में। लेकिन थर्ड ग्रुप और बाकी ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है कि इसमें 4D सीरीज और 5D सीरीज के में जाने पे साइज इंक्रीज होता है, लेकिन इन सब में इंक्रीज नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। अब ये तो यहां पे आ गया। इसमें ये जो इन सब में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए हैं इस यहां पे। अब यहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज भी छोटा हो जाएगा। तो इनका इंक्रीमेंट जितना होना था और इनका कॉन्ट्रैक्शन जितना हुआ है वो दोनों के दोनों। आनंद बेटा स्विच ऑफ योर वीडियो, ठीक है, और ऑडियो भी बंद कर दे। ठीक ठीक है ना, क्या बोल रहा था मैं? राइट, हाँ। तो क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आए हैं तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो इनके साइज में डिक्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बेटा वहां पे ऑप्शन है टू स्विच इट ऑफ। ठीक, तो या तो दिस इज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें लिखो द 3D सीरीज and the 4D series, the 3D series and the 4D series behave expected in an expected way, that is the size of 4D elements, the size of 4D elements is greater than those of 3D elements, those of 3D series elements. ठीक है, क्या था? हाँ, 3D सीरीज 4D सीरीज में इंक्रीज होगा। ठीक है, इन द थर्ड ग्रुप लिखो, इन द थर्ड ग्रुप द साइज ऑफ लैंथेनम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई इट्रियम। ये यहां पे लिख चुके हो, ठीक है। और इनमें साइज कैसा हो रहा है? सिमिलर। फ्रॉम फोर्थ टू ट्वेल्थ ग्रुप the size of the 5D series elements, the size of 5D series elements is almost the same as that of 4D series. ठीक है, this is due to the lanthanide contraction. This is due to the lanthanide contraction because before hafnium HF, before hafnium F block elements are there. Before hafnium F block elements are there. ठीक है जी, ये यहां पे तुम्हारा एक्सेप्शंस खत्म हो गए। अब आयनिक रेडियस की बात करते हैं। आयनिक रेडियस क्या होगा भाई? आयनिक रेडियस मतलब आयंस का रेडियस। ठीक है, आयंस कितने प्रकार के होते हैं ये सबको पता है। आई एम अज्यूमिंग कि तुम सबको पता होगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया होगा तो भाई मोल कॉन्सेप्ट में हमने एलिमेंटल पार्टिकल्स मतलब जो यूनिट्स होती हैं मैटर की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बारी दोबारा तुमको बता देता हूं। भाई आयंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, या तो आयंस
कैटायंस होंगे, ठीक है, या फिर अनायंस होंगे, ठीक है। कैटायंस का मतलब क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके बनते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड। अच्छा, पहली चीज तो यह कि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। कैटायंस एनायंस, ठीक। ये क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, या गेनिंग इलेक्ट्रॉन लिखो, नॉट एन इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, और पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखो भाई, अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने Na का एग्जाम्पल लेता हूं, Na पे अगर हम ध्यान से देखें, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अच्छा, अगर मान लो ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो मैं Na प्लस की बात करूं, इसमें क्या है, प्रोटॉन तो सेम है कि नहीं है, प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, प्रोटॉन सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अभी, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में कमी आ चुकी है। तो यूं समझो कि जब इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, भाई प्रोटॉन तो सेम है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन है वो तो सेम रहा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो तो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इक्वल, मतलब वहां पे इक्वल है ना। किसी भी एक प्रोटॉन का सॉरी किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो उस इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन का जो पुल रहेगा वो तो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, अब वो कम हो चुका होगा, क्योंकि ऐसा सी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गए, यही कह लो रिपल्सिव फोर्सेस थोड़े कम हो गए, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। इफ एसेंशियली अगर हम इसमें देखें तो जेड इफेक्टिव जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना भाई। हमने क्या देखा था, जेड इफेक्टिव क्या था, कि जो पुल है न्यूक्लियस का और जो पुश है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको अगर बैलेंस कर दो, उसको अगर बैलेंस कर दो, ठीक है, उसको अगर बैलेंस कर दो तो तुम्हारा जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आ जाता था। अभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये थोड़ा कम कर दिया, तो जेड इफेक्टिव शुड इंक्रीज। तो एसेंशियली ये हो रहा है यहां पे, ठीक है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो साइज क्या करेगा, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो एसेंशियली कैटायंस का साइज उनके जिस एटम से वो बने हैं उनसे छोटा होता है। तो अगर मैं Na और Na प्लस की बात करूं तो Na प्लस का साइज Na से छोटा होगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। सेम वे अगर मैं बात करता हूं Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, इसमें क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें तुम्हारे पास 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे 17 प्रोटॉन्स हैं लेकिन यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, गॉट दिस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो इस केस में क्या है कि पुल तो उतना ही रहा लेकिन रिपल्शन बढ़ गया, तो जेड इफेक्टिव शुड डिक्रीज। तो यहां पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर गया तो साइज क्या कर जाना चाहिए, इंक्रीज, है ना भाई। जो अब पुल है न्यूक्लियस का वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, इट विल द साइज शुड इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज करिए इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका साइज इससे ज्यादा होगा। तो किसी भी अनायन का साइज उसके जिस एटम से वो बना है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया दोनों का। अब लिखो इस पर भाई, ऐसे एक अगर मैं जेनेरिक लिखूं इसको, ठीक है, जेनेरिक कैसा होगा, एक सेकेंड, अनायंस एंड कैटायंस, राइट।
जेनेरिक अगर मैं लिखूं इसको क्या होगा, m गिविंग m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर क्या है, z प्रोटॉन्स होंगे और z इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहां पे z प्रोटॉन्स रह जाएंगे और यहां पे z-1 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या कर जाएगा, z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये चाहे तुम एग्जाम्पल नीचे लिख लेना। यहां पे अगर तुम देखो इसमें एसेंशियली क्या हो रहा होगा, इसमें एसेंशियली m प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स m माइनस। अगर m प्लस इलेक्ट्रॉन्स इज गिविंग m माइनस, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, z p प्लस और z z इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, z p प्लस रहेंगे और यहाँ पे z+1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे z इफेक्टिव जो है वो घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो चुका है। इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस साइज डिक्रीजेस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ m प्लस का जो साइज होगा वो हमेशा m से छोटा होगा, और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का जो साइज है वो m माइनस से छोटा होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको नोट डाउन कर लो। क्या है सर, प्लीज रिकॉर्ड द लेक्चर, मेरे फोन में ब्लर दिख रहा है, आई विल सी द रिकॉर्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका ऐसा है आई विल डू दैट, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो। और अगर तुमको लग रहा है कि जैसे इसको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो रही है और मान लो टाइम लगेगा, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इतनी जगह छोड़ देना और इसको नोट डाउन कर लेना, बाकी सब तो मैं डिक्टेट करूंगा ही, ठीक है। गॉट इट, ठीक। जब ये एग्जाम्पल्स लिख लोगे दोनों के, तो नीचे यहाँ पे मतलब ऐसे इसी टेबल को कंटिन्यू करते चले जाना, मैं नीचे नीचे कुछ बोलता जाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा इसमें बोल देता हूं, जगह छोड़ देना इतनी, ठीक है। लिखो इसमें, हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स leads काफी सारे बच्चे चले गए, क्या हो गया, leads to higher pull towards nucleus, leads to higher pull towards nucleus, ठीक है। Therefore the size decreases, तो कभी भी अगर तुम्हें जेनेरिक भी लिखना हो इस तरीके से भी लिख सकते हो, R cation लेस देन R एटम, इस तरीके से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर होगी बात। सेम चीज उधर पे देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लोअर एंड number of protons is lower and number of electrons is higher, number of electrons is higher, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। this leads to lower pull towards nucleus, hence size increases। तुम इसी चीज को जो मैंने यहां लिखी है तुम इस तरीके से लिख सकते हो, R atom is less than R anion, ठीक है जी, इस तरीके से लिख सकते हो उसको। गॉट इट, ठीक है जी। इसमें लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, ठीक है, ये चीज आगे काम आएगी, इसलिए इसके नीचे लिख लो इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, और इसमें लिख लेना इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखना है इन दोनों में कि क्योंकि देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अभी ये थोड़ा बढ़ चुका है भाई, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसके बाहर का ये थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इस क्योंकि भाई देखो जब इक्वल प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज ऑल राइट फॉर द एटम टू
हैंडल दी, सॉरी हाँ, इट इज ऑल राइट फॉर द न्यूक्लियस टू हैंडल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आराम से हैंडल हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा बड़ा हो गया है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उस केस में इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लो मैं इसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, इट विल समवट बिकम लाइक दिस, ऐसा थोड़ा सा हो जाएगा। गॉट इट? तो डिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन कहते हैं हम इसको। आगे मैं इसको पूरी प्रॉपर्टी को बताऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग लिख लो, इसमें लिख लेना anions, the electron cloud of anions, the electron cloud of anions can be easily, the electron cloud of anions can be easily deformed or polarized, can be easily deformed or polarized। और इसमें क्या लिखेंगे, इस वाले में लिखो, इसमें the electron cloud around a cation, the electron cloud around a cation cannot be deformed easily, cannot be deformed easily। got this? ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, इसको मिटा रहा हूं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अगर तुमने इसको नोट डाउन करना है तो कर लो जल्दी से। ठीक है, करो जल्दी, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो इसको उसमें देख लेना वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक सेकंड, क्वेश्चन नहीं, अभी तो मैं इसका वेरिएशन ही बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन से पहले वेरिएशन लिखो, इसमें 4 अलग अलग तरीके के वेरिएशन है। देखो, साइज ऑफ आयन, अगर मैं डाउन द ग्रुप बोलूंगा, अगर मैं डाउन द ग्रुप बोलूंगा तो साइज ऑफ द कटायन, आई एम टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ द कटायन, ठीक है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो, साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप। अगर कटायन के बजाय अनायन भी हो तो भी इंक्रीज ही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 1 की, ठीक है, ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में क्या है, लिथियम, सोडियम, अरे यार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब बताओ इसमें क्या वेरिएशन होना चाहिए भाई, सिंपल से बात बोल चुका हूं, डाउन द ग्रुप इट विल इंक्रीज, तो सिंपल है, ये तुम्हारा वेरिएशन होगा। ठीक है, नो डाउट इन दिस, गॉट इट। सेम वे अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, ग्रुप 2 में क्या होगा, लिथियम की जगह बेरिलियम 2+, ये क्या होगा, Mg 2+ से छोटा होगा, ये कैल्शियम 2+ से छोटा होगा, ये स्ट्रोंटियम 2+ से छोटा होगा, और ये बेरियम 2+ से छोटा होगा। तुम बोलोगे सर फ्रांसियम और रेडियम की बात क्यों नहीं कर रहे, मैं अभी भी बता रहा हूं, आगे के लिए भी है ये, कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हम उनकी केमिस्ट्री की बात सो फार नहीं करते, ठीक है ना। तो ये रेडियम हो गया, फ्रांसियम होगा, इसकी हम बात नहीं करें, जैसे पोलोनियम उसमें होता है ऑक्सीजन के नीचे, ठीक है। अब ग्रुप 16 की बात करो, ग्रुप 16 में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये है, ठीक है, सबके जो नेगेटिव है ये सबके सब इस तरीके से वेरी करेंगे। इसी तरीके से ग्रुप 17 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे F-, Cl-, Br- और I-, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, अगर सेम एलिमेंट हुआ, अगर सेम एलिमेंट हुआ तो किस तरीके से वेरी करेगा चार्ज, ओ सॉरी साइज, ठीक है। सेम एलिमेंट हुआ तो सेम एलिमेंट, जैसे इसकी हेडिंग क्या थी, ये थी ना, इस तरीके से लिखो इसको,
सेकेंड। सेम एलिमेंट डिफरेंट चार्ज, सेम एलिमेंट डिफरेंट चार्ज, ठीक है। तो सेम एलिमेंट डिफरेंट चार्ज, तो क्या होगा इसमें सेम एलिमेंट डिफरेंट चार्ज में? जैसे अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 4+, ठीक है जी, और क्रोमियम 6+, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं 2, 3, 4 एंड 6, तो इसमें साइज कैसे वेरी करना चाहिए, इसमें साइज कैसे वेरी करना चाहिए? ध्यान से देखो, ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये जो तीनों हैं, इसमें ध्यान से अगर तुम देखो, चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटते जाएंगे तो जो न्यूक्लियस का पुल है वो तो सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता जाएगा। अगर रिपल्शन कम होता जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे, और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसका पुल जो है, न्यूक्लियस का पुल ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। अगर हम साइज की बात करेंगे तो इट विल हैपन लाइक दिस, सॉरी उल्टा बोल कर दिया मैंने, इसका हाईएस्ट होगा, इसका लोवेस्ट, इसका लोवेस्ट। तो ये कटायंस की बात हो रही है, ठीक है, ये कटायंस की बात हो रही है। क्लियर इनफ, ठीक है जी। तो उसमें ध्यान रहेगा, आगे से इसमें ध्यान रहेगा, इसमें लिख लो हायर द चार्ज लोअर द साइज, क्योंकि सेम एलिमेंट की बात हो रही है ना। हायर द चार्ज लोअर द साइज, ऐसे करके लिख लो, हायर द चार्ज लोअर द साइज, या इस तरीके लिखो, हायर चार्ज लीड्स टू जेड इफेक्टिव, या इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, क्योंकि इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव हो तो मोर टाइटली बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मोर टाइटली बाउंड हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, दैट दे आर मोर कॉन्ट्रैक्शन, हेंस स्मॉलर साइज, ठीक है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना स्मॉलर होगा, गॉट इट। सेम वे अगर मैं एग्जांपल लूँ तुम्हारा Mn का, तो Mn तुम्हारा Mn 2+ में भी होता है, Mn 3+ में भी होता है, ठीक है, Mn 4+, Mn 4+ में होता है, Mn 6+ में होता है, और Mn 7+ में होता है। तो इसको कोई गेस करने की जरूरत नहीं है, यू नो द आंसर नाउ, ठीक है। इसका साइज ग्रेटर होगा, इसका ग्रेटर, इसका इससे ग्रेटर, इसका इससे ग्रेटर, तो ग्रेटेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट वो है, गॉट इट, ठीक है जी। तो ये कितना क्या हो गया, ये सेम एलिमेंट बट डिफरेंट चार्ज। अगर मैं तुम्हें इसी तरीके से Fe के बारे में बोलूं, Fe2+ और Fe3+, इसको तुम खुद करोगे, और दूसरा कौन सा है, Cu+ और Cu2+, इन दोनों का जो है वेरिएशन तुम बताओगे, मेरे को नोट्स भेजोगे तब लिखूंगा, लिखा होना चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अनायंस के बारे में, ठीक है। अगर सेम चीज अनायंस के बारे में मैं कहूँ, यहाँ पे तो कटायंस थे ना, एक सेम एलिमेंट डिफरेंट चार्ज अनायंस, ऐसे करके लिखना, सेम एलिमेंट्स डिफरेंट चार्ज अनायंस, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, डिफरेंट चार्ज, इसको बस अनायंस कर देते हैं, और बाकी मैं यहाँ पे वैसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर अनायंस है, लेट्स से एग्जांपल क्या है हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन का। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर ऑक्सीजन एक तो O- है और O2- है, इसमें साइज किसका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या है, इस केस में बढ़ गए भाई, दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसलिए जेड इफेक्टिव इसका कम हो चुका होगा। अगर इसका जेड इफेक्टिव कम हो गया है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का पुल उतना ही कम हो चुका होगा। अगर न्यूक्लियस का पुल कम हो गया तो दे विल एक्सपैंड, है ना,
तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, इसलिए साइज बढ़ जाएगा। ठीक, तो हायर, इस केस में लिखोगे हायर चार्ज, ठीक है, हायर नेगेटिव चार्ज लिख लो, नेगेटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रॉन repulsion, this means lower Z effective, loosely held, इसका मतलब क्या हो गया, loosely held, और अगर loosely held होगा तो उससे क्या हो जाएगा, loosely held से Z effective, loosely held, expansion of the size, ठीक है, expansion of the size, that means size increases। ठीक है, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा आयन, उतना ही बड़ा आयन होगा। ठीक है, सेम वे अगर मैं तुम्हें बात करूं F, चलो N की बात करते हैं, N माइनस N2 माइनस N3 माइनस, इसमें क्या होगा, ठीक है, क्लियर इनफ है, इतना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर तुम्हें याद नाम, चलो याद नहीं है, मैं ये मानता हूं, तो मैं थोड़ा बता देता हूं तुम्हें इसे। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी होती है, आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पीशीज में होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन स्पीशीज में होंगे उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहेंगे। तो जो हमारा ये वेरिएशन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में बात करते हैं। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट मी टॉक अबाउट S2 माइनस Cl माइनस K प्लस एंड Ca2 प्लस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी समझा रहा हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। इसका कितना होता है, 16 होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो टोटल, अच्छा इसका Z देखते हैं, Z कितना है, Z इसका 16 है, इसका 17 है, इसका 19 है और इसका 20 है। ठीक है, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें अगर हम, या प्रोटॉन्स की बात करें अगर, Z का मतलब प्रोटॉन्स हो गए, चलो ठीक है, Z और प्रोटॉन्स। ठीक है, इसमें 16, इसमें 17, इसमें 19, इसमें 20। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 16 थे, 2 ऐड हो गए तो कितना हो गया 18, इसमें 1 ऐड हो गया तो 18, इसका 1 कम हो गया तो 18, इसके 2 कम हो गए तो 18। तो कैन यू सी दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल 4 ऑफ दीज आर सेम, है ना, 18 दिख रहा है, कूल। अगर इलेक्ट्रॉन्स 18 है, ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 16 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ठीक, तो इसका Z इफेक्टिव सबसे कम होगा, अगर इसका Z इफेक्टिव सबसे कम होगा तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही लूजली हेल्ड होंगे, ये उतना ही ज्यादा एक्सपैंडेड होगा। इसका Z इफेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, इससे इसका Z इफेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा होगा तो थोड़ा सा कम एक्सपेंशन होगा। इस वाले केस में क्या है, उल्टा कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि तो पॉजिटिव है ना, कटायन है, और इस वाले में और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर तुम्हें ध्यान से देखना है तो Z इफेक्टिव, ठीक है, इस वाले का S2 माइनस वो क्या होगा, लेस देन Z इफेक्टिव ऑफ दिस, लेस देन Z इफेक्टिव ऑफ K प्लस, लेस देन Z इफेक्टिव ऑफ Ca2 प्लस। हेंस किसका साइज, S2 माइनस, साइज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, साइज किसका, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर K प्लस का, और फिर Ca2 प्लस का। ठीक है, तो तुम उल्टा लिख लो, चाहे Ca2 प्लस लेस देन K प्लस ऐसे करके लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अप टू यू। ठीक है, तो लिखो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज in which have same number of electrons, which have same number of electrons, ठीक है, which have same number of electrons। ठीक है, आर्यन ने भी बोला है कि he will see the video, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा था। ठीक है, ओके, तुम लोगों को आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना, मेरी आवाज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है?
ठीक है, गुड है भाई। ओके चलो, क्या बोला था मैं, हाँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी हुई जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। अगर मान लो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं आर्गन की बात कर रहा हूं तो आर्गन इज ऑल्सो एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएगी। हालांकि मैंने इसके रेडियस की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि इनके तो आयनिक रेडियस होते हैं जो कि डेफिनेटली स्मॉलर होंगे एज कंपेयर टू इसका क्या होता है, वैंडर वॉल्स रेडियस। ठीक है, और जो वैन डर वाल्स रेडियस होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो इसमें कंपैरिजन आएगा ही नहीं, कोई कंपैरिजन डालने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ये सबसे ज्यादा बड़ा होगा। अगर मान लो कंपेयर करना भी हुआ तो आई कैन डू दिस ए आर ग्रेटर। ठीक है, इसलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्रेटर है, इसकी तो बात मतलब इस पर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। गॉट दिस। तो इनमें जो साइज है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है या जो सबसे छोटा है। अगर सबसे छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ठीक है, तो लिखो इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द z इफेक्टिव ऑफ द most negative anion is the least and z effective of the most positive cation is the most, है ना, सबसे ज्यादा इसका है ना, इसका सबसे कम है। ठीक है, hence size varies like this, या size varies highest, yes, biggest size for smallest z and smallest size for biggest z। तो तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं तो इतना कुछ फालतू लिखवा रहा हूँ या मतलब वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ, इतना भी लिखवा दूँ तो भी काफ़ी है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को वर्ड्स में चाहिए होता है। तो ये ठीक है, क्लियर होगी बात, तो इतना ध्यान रखना, बाकी और इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम ये देख चुके हो, या फिर अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ Na का, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस और क्या है हमारे पास N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। इसमें तुम अगर साइज की बात करो तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस भाई, जिसका सबसे छोटा z है। अगर मैं z की बात करूं तो ये है 11, ये 12, ये 13, 7, ये 8 और ये 9। क्लियर होगी बात। तो z सबसे छोटा किसका, तो साइज इसका सबसे बड़ा होना चाहिए। तो N3 माइनस इज ग्रेटर किसका, O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, फिर Mg2 प्लस, फिर Al3 प्लस। 5-10 मिनट्स और दो, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 1 घंटे के लिए बोला था, 10 मिनट और इसमें कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपना। लाइव पढ़ाने में डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं एक्चुअली। कोई चला गया, किसी का नेट काम नहीं कर रहा है ना, मेरा ही नेट चला गया, या तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो लेट इट बी, कोई बात नहीं, विल फिगर थिंग्स आउट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कुछ ऑफ साइज। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, मैं एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साथ साथ सॉल्व करते चलो। I माइनस है, I है और I प्लस है। सेकेंड इज H प्लस, H माइनस। थर्ड इज Fe3 प्लस और Fe2 प्लस। इसको यहाँ पे हमें करना है कि कैसे कैसे ये वेरी करेगा। फोर्थ इज N माइनस N प्लस N। फिफ्थ इज Cl माइनस Cl प्लस एंड Cl। Sixth is C4 minus F minus O2 minus। Seventh F minus H minus Cl minus। Eighth H minus O2 minus और F minus। और ninth लास्ट है Li plus Mg2 plus Al3 plus और K plus। ठीक है जी, तो इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं रादर देन मी
गिविंग एनी टाइम टू डू दिस क्वेश्चंस। अगर मैं इसमें बात करूं, सिंपल है, हमने बोला था कटायन का एटम से छोटा होगा और एटम का आयन से छोटा होगा, तो I प्लस, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है ना, तो I प्लस सबसे छोटा, फिर I और फिर I माइनस। ठीक है, इसकी बात करो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा ही हुआ है, H प्लस H माइनस। ठीक है, Fe में अगर देखो सबसे ज्यादा चार्ज जिस पे होगा वो सबसे छोटा होगा, तो Fe 3 प्लस, Fe 2 प्लस, Fe। ठीक है, इसमें सेम N प्लस N माइनस, Cl प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसमें अगर तुम देखो सारे के सारे माइनस है, लेकिन अगेन वही जो इससे जस्ट पहले वाला केस था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इसकी अगर तुम बात करो 6 और 4 10, इसमें क्या है 9 और 1 10, 8 और 2 10, तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई। तो सबसे छोटा Z किसका है, इसका Z 6 है, इसका 9 है और इसका 8 है, तो इसमें सबसे बड़ा साइज C4 का होगा, तो सबसे छोटा किसका हुआ F माइनस का और O2 माइनस का एंड देन C4 माइनस का। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी। हालांकि तुमने देखा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो तुमने बोला होगा कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए, फिर F माइनस फिर Cl माइनस, लेकिन ये गलत है। पहले मैं लिखवा रहा हूँ, फिर इसका रीजन भी लिखवा दूंगा। सबसे छोटा होगा F माइनस, फिर होगा Cl माइनस और फिर होगा H माइनस। तुम बोलोगे H माइनस का सर इतना बड़ा क्यों? ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं अभी। पहले F माइनस, O2 माइनस और H माइनस। देखो भाई, दोनों के दोनों केस में H माइनस बड़ा क्यों आ रहा है, इसको इस तरीके से देखो, H माइनस बड़ा क्यों आ रहा है। H की अगर तुम बात करो, ये इस तरीके से बनेगा H। अगर इसमें देखो तो यहाँ पे Z क्या है, Z 1 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1 है, दोनों 1 है। यहाँ पे क्या हो गया, Z इक्वल्स टू 1 है, लेकिन Z इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो गया, Z प्लस 1 या 2 कह लो। ठीक है, तो यहाँ पर जितना इसमें Z था एग्जैक्टली उतना ही इंक्रीमेंट इलेक्ट्रॉन में हो गया। 100% इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट कितना है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन था, अभी एक और बढ़ गया, तो 100% इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हुआ। क्योंकि 100% इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट है, इस वजह से क्या होगा, क्योंकि 100% इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट है, इस वजह से क्या होगा, इसका Z इफेक्टिव जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके Z इफेक्टिव में जो कमी आएगी वो बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जितना हमें एक इलेक्ट्रॉन से आइडियली बढ़ना चाहिए, इसका थोड़ा एनोमलस बिहेवियर होता है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें लिखो, इसी में लिख लेना नीचे, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू 100%, ड्यू टू 100% increase in Z effective, due to 100% increase in electrons, increase in the number of electrons, increase in the number of electrons, the electron repulsion increases by 100%. The electron repulsion increases by 100%. Electron repulsion increases by 100%. ठीक है, 100%। ठीक है, 100% हो गया। ओके, the Z effective reduces drastically. The Z effective reduces drastically. Hence, the Z effective reduces drastically. Hence, the size increases. The size increases enormously or tremendously. ठीक है, जो भी तुम्हें लिखा, the size increases enormously. तो इस वजह से H माइनस का साइज जो होता है वो इन सबसे बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर मैं Br माइनस की बात करूं तो Br माइनस से छोटा होगा, ध्यान रखना। क्लियर है बात? ठीक है, ये तो तुम्हें इसका समझ में आ गया। ओके, नाउ इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, ये सेकेंड ग्रुप है, सॉरी सेकेंड पीरियड है। ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं, ये फोर्थ पीरियड। आइडियली तो वो देता ऐसा है कि या तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो वो अलग अलग पीरियड के देता है, यूजुअली अदरवाइज वो सेम पीरियड के देता है या सेम ग्रुप के दे रहा होता है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पीरियड भी है, ग्रुप भी है। भाई सेम पीरियड के भी हैं, ठीक है, और अलग अलग ग्रुप के भी हो गए। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा देखो ध्यान से। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है दोनों, इस पे चार्ज ज्यादा है, तो इन दोनों में तो हमें कोई संशय नहीं है, ये दोनों के दोनों Mg2+
विल एनी केस बी ग्रेटर देन Al3+। ये तो क्लियर है अपने को, ठीक है, ओके। अच्छा, K+ किस में है? फोर्थ शेल में है। K+ किस में है? फोर्थ शेल में है, पहली चीज। और दूसरा चीज क्या है कि फोर्थ शेल में होते हुए भी इसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो Mg+ से तो बड़ा K+ होगा ही होगा। लेकिन अब लिथियम की अगर हम बात करें, तुम बोलोगे सर लिथियम जो है वो आपका सेकेंड उसमें है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या है, देखो, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होती है कि नहीं होती है? डायगोनल रिलेशनशिप होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इनका चार्ज टू साइज रेशियो जो होता है सेम रहता है। चार्ज टू साइज रेशियो सेम रहता है। अब क्योंकि साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है और इसमें कम पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें साइज थोड़ा सा ज्यादा घटेगा, इसमें थोड़ा कम घटेगा, है ना। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन कम है, इसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो Li+ का जो साइज होगा वो Mg+ से थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं Al3+, Mg2+, Li+ and K+। ठीक है, तो क्लियर इनफ। सो दिस इज हाउ इट इज। तो इसमें लिख लो Li and Mg show, Li and Mg show, Li and Mg show show diagonal relationship, show diagonal relationship because of similar charge to size ratio, because of similar charge to size ratio, but with but in ionic state, the contraction in Li+, in ionic state the contraction in Li+ will be lower than that of Mg2+, will be lower than that of Mg2+। क्लियर होगी बात? इन दोनों में चार्ज देखो, साइज सेम है, इसका चार्ज कम है, इसका चार्ज ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका साइज छोटा होना चाहिए, तो इसका साइज इससे छोटा है। और हम देख चुके Mg से Al3+ का ऑलरेडी छोटा है, तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, और Mg नहीं, सॉरी यहाँ पे Mg लिख दिया मैंने, Li+ जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इससे बड़ा होता हमने इससे लिख दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात? Hence the size of Li+ should be greater than Mg2+। तो यहाँ पे तुम्हारा आयनिक रेडियस जो है वो कंप्लीट होता है। ये तो कुछ इसके जो ट्रेंड्स थे तुमने देख लिए, एक्सेप्शंस ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 3 पार्ट हैं, तीनों 8, 7, 8, 9, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। कल फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, चलो टेक केयर।